नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पिछले से हमने मजदूरों की बेबसी देखी है, उनके पैरों के छालों को महसूस किया है, उनकी तकलीफों को, उनके दर्द को फील किया है। आज भी सड़कों पर पैदल चलते मजदूर दिखे, आज भी कई जगह दुर्घटनाएं हुई, मजदूरों की मौत हुई। लेकिन इस सब दुख, इस सब त्रासदी के बीच आज मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर आई, और यह खबर बहुत बड़ी है। आज सरकार ने मजदूरों के लिए बहुत बड़े ऐलान किए। हम सबको चिंता थी कि इन मजदूरों का भविष्य क्या होगा, जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं वो क्या करेंगे। हम सबके मन में सवाल थे, अब ये अपना रोजगार कैसे हासिल करेंगे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े सारे ऐलान किए, और मैं चाहता हूं इन ऐलान को आप ध्यान से सुने। मजदूरों के लिए 2 महीनों के लिए मुफ्त अनाज, कम कीमत पर किराए के मकान, पूरे देश में एक राशन कार्ड, रेली और ठेले चलाने वालों के लिए पैसे की मदद। ये सारी बातें आज हर प्रवासी मजदूर को सुननी चाहिए, चाहे आप उस शहर में हो जहां आप काम करते हो, चाहे आप लौटकर अपने घर पहुंच चुके हो, गांव में हो। यह आपके भविष्य का सवाल है। आपने पिछले 50 दिन में जो तकलीफ उठाई है उसका सम्मान है। अगर आप रास्ते में हैं तो अपने मोबाइल फोन पर मेरी बात सुने। यह बात आपके लिए आगे का रास्ता तय करेगी, मजदूरों को इस बात का एहसास दिलाएगी कि सरकार को उनकी कितनी चिंता है, और जो रास्ता उनके लिए तय किया गया है वो उन्हें कितना आगे ले जाएगा। राज्य सरकारें भी मजदूरों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की मदद करने का ऐलान किया है। यह आपकी मदद कैसे होगी, मजदूरों का भविष्य क्या होगा, यह मैं आपको बताता हूं। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसके लिए 3,500 करोड़ का फंड अलॉट किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को कम कीमत पर किराए का मकान दिलाया जाएगा। यह दूसरी बड़ी बात है। और तीसरा बड़ा फैसला यह कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यानी पूरे देश में एक राशन कार्ड चलेगा। राशन कार्ड कहीं का भी हो, मजदूर जहां भी हो, उनका परिवार जहां भी हो, वहीं से वो राशन ले सकेंगे। इस वक्त 23 राज्यों में 67 करोड़ राशन कार्ड होल्डर हैं, 67 करोड़। तो अगले साल मार्च तक राशन के कार्ड्स की 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी कराने का प्लान है। इससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। ये सब डिजिटली किया जाएगा ताकि मजदूर जहां हैं वहीं से अपना राशन ले सके। जो प्रवासी मजदूर वापस जा रहे हैं उनमें से 40 से 50% लेबरर्स को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। यह एक बड़ा फैसला हुआ। मनरेगा की मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। देश भर में मजदूरों को एक समान मजदूरी देने की तैयारी है। अब सवाल यह कि मजदूरों का आगे का काम कैसे चलेगा। जिन फैक्ट्रीज में 10 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें ESIC यानी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत कवरेज मिलेगा। अगर उनका कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस के जरिए उन्हें रिकवरी होगी। एक बड़ा सवाल था, लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी पटरी लगाकर जो सामान बेचते थे वो बेरोजगार हो गए, उनका काम बंद हो गया। इसलिए रेहड़ी पटरी वालों की खास मदद की गई है। 5,000 करोड़ का फंड रेहड़ी और पटरी वालों के लिए अलॉट किया गया है। करीब 50 लाख लोगों को 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से मदद दी जाएगी। ये 50 लाख रेहड़ी वाले हैं, ठेले लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, इन सबको 10,000 रुपए के हिसाब से मदद दी जाएगी। 20 लाख करोड़ के इस मेगा इकोनॉमिक पैकेज में किसानों का भी ध्यान रखा गया है। आज किसानों के लिए भी कुछ ऐलान हुए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। 63 लाख किसानों को सस्ते दर पर कर्ज दिया गया है। 3 महीने में करीब 86,000 करोड़ का लोन बांट दिया गया है। नाबार्ड के जरिए सहकारी ग्रामीण बैंकों को करीब 30,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनमें से 3 करोड़ छोटे और मीडियम साइज के किसानों को फायदा होगा। 2.5 करोड़ नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ की मदद दी जाएगी। जो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, और जो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, पशु पालते हैं, उनको भी अब किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। पिछले 50 दिन में मजदूरों ने बहुत नुकसान उठाया है। जिन फैक्ट्रियों में वो काम करते थे उनके मालिकों ने साथ छोड़ दिया। जिन घरों में रहते थे
उनके मकान मालिकों ने निकाल दिया। लेकिन सब कुछ इतना बुरा नहीं हुआ। आज जो पैकेज हमने सुना है, इससे लगता है कि अब आने वाले दिन उनके लिए बेहतर हो सकते हैं। 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। पिछले 50 दिनों में इन सब के लिए 2 वक्त खाने का इंतजाम किया गया था और उसके लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जो लोग घर जाना चाहते थे उन्हें इंतजार तो करना पड़ा, तकलीफ तो उठानी पड़ी, लेकिन अब तक 800 से ज्यादा ट्रेन इन मजदूरों के लिए चल चुकी हैं। इन ट्रेनों और बसों को मिलाकर करीब 10 लाख मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पर पहुंचा दिया गया है। अब कुछ दिन बाद कारखाने खुलेंगे, ठेले और रेडी वाले फिर से अपना माल बेच सकेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। काम तो शुरू होगा, लेकिन कैसे होगा, इसके लिए कोरोना वायरस की जमीनी हकीकत को जानना भी जरूरी है। जब काम शुरू हुआ तो और ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है, और इसके बारे में मैंने एक्सपर्ट से बात की और एक्सपर्ट ने जो बताया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि कोरोना अभी कुछ महीनों तक हमारे आसपास रहने वाला है, कहीं जाने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि 3 दिन बाद जब लॉकडाउन की पाबंदियां कम होंगी, दफ्तर खुलेंगे, कारखाने खुलेंगे, बसें चलेंगी, रेल चलेगी, हवाई जहाज उड़ेंगे, तो कोरोना का खतरा और बढ़ जाएगा। और तीसरी बात है कि मजदूरों का जो माइग्रेशन हो रहा है उसकी वजह से कोरोना भी ट्रैवल कर रहा है। इससे कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ गया है। अब इस वक्त सवाल यह है कि क्या सारे देश में खतरा उतना ही है? क्या देश को बंद रखा जाए, काम शुरू न किए जाए? काम तो शुरू करना है। खतरा कहां है, कितना है, इसके बारे में मैंने एक्सपर्ट से बात की, डिटेल हासिल की, साइंटिस्ट से बात की, डॉक्टर से बात की, प्रशासन के अधिकारियों से बात की। तो एक बात मोटे तौर पर सामने आई, 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें हालत ज्यादा खराब है। और सबसे पहला नंबर है महाराष्ट्र का। देश के कुल कोरोना पेशेंट की संख्या का करीब 33% अकेले महाराष्ट्र में है। यानी देश का हर तीसरा कोरोना पेशेंट महाराष्ट्र में है। इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली और राजस्थान के मरीजों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो अकेले इन 5 राज्यों में देश के 73% मरीज हैं। 5 राज्यों में, यानी 3/4 कोरोना के पेशेंट इन 5 राज्यों में हैं। तो यहां सबसे ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। अब इन 5 राज्यों को एनालाइज करें, गहराई से इसको समझें, स्पेसिफिकली बात करें, तो जिन शहरों में सबसे बुरा हाल है उन पर नजर जाती है। इनमें मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और इंदौर, ये 5 शहर हैं। इन 5 शहरों के मरीजों की संख्या देखी जाए तो देश के 60% मरीज इन शहरों में हैं। अगर इन शहरों में कोरोना के फैलने पर काबू पा लिया जाए तो हालत 60-70% संभल सकती है। लेकिन फिलहाल जो हालत है उसे देखकर परेशान होना स्वाभाविक है। हमारे देश में कोरोना के पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है और उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। तो आज मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर से कहा कि इन 5 शहरों में, ये जो बड़े शहर हैं मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और इंदौर, इनकी जमीनी हकीकत बताएं। वो कौन से इलाके हैं जहां कोरोना फैल रहा है, इन शहरों में भी वो कौन से हॉटस्पॉट हैं और फैलने की वजह क्या है। क्या ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन में ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, और सरकार ने जो इंतजाम किए हैं उनका भी जायजा लिया जाए। क्योंकि अगर इन 5 शहरों को समझ लिया जाए, इन 5 शहरों के उन इलाकों को संभाल लिया जाए जहां खतरा ज्यादा है, तो कोरोना पर काबू बेहतर तरीके से पाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम मुंबई का ध्यान करते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले में मुंबई देश का सबसे खतरनाक शहर हो गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे देश में करीब 78,000 कोरोना केसेस हैं, उनमें से 27,500 से ज्यादा अकेले महाराष्ट्र में हैं और इनमें से 16,500 से ज्यादा केसेस अकेले मुंबई में। महाराष्ट्र में कुल 1019 लोगों की मौत हुई है, इनमें से 621 डेथ मुंबई में हुई। आज मुंबई में कोरोना के करीब 1000 केसेस सामने आए और 24 घंटे में 25 लोगों की जान गई। कल मुंबई में 40 लोगों की मौत हुई थी। मुंबई में कोरोना से एक दिन में यह सबसे ज्यादा मौत थी। पूरे देश के 21% से ज्यादा कोरोना के केसेस मुंबई में हैं। इसलिए यह पता करने की जरूरत है कि आखिर मुंबई में कोरोना क्यों इतना बढ़ रहा है।
हमारे संवाददाता राजीव सिंह का कहना है कि मुंबई के 3 इलाके धारावी, कुर्ला और गोवंडी ये कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट, बड़े केंद्र बन गए। मुंबई में कोरोना के पेशेंट का इलाज केईएम, साइन कूपर, नायर और जैज हॉस्पिटल्स में हो रहा है। ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। क्योंकि मुंबई में मरीज किस हाल में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, इन्फेक्शन रेट ज्यादा क्यों है और हॉस्पिटल में दिक्कत क्या है, इसका सबसे सही जवाब तो हॉस्पिटल में काम करने वाले और इंतजाम करने वाले एक्सपर्ट ही दे सकते हैं। केईएम हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख ने बताया कि अस्पतालों में किसी चीज की कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, बेड्स की कमी नहीं है। दिक्कत यह है कि मरीज हॉस्पिटल तब पहुंचते हैं जब उनकी सारी उम्मीद खत्म होने लगती है, उनकी सांस उखड़ने लगती है। ये जो आंकड़ा है, जो जितने बाधित है उनकी आंकड़ा हर दिन बढ़ती जा रही है। अभी इसमें आप एक देखोगे कि जो केईएम मनपा के जो अस्पताल है, केईएम, नायर, साइन हॉस्पिटल, यहाँ तो बड़ी तादाद में ऐसे पेशेंट आते हैं जो लास्ट स्टेजेस में होते हैं। और इन अस्पतालों में जब भी पेशेंट आता है तभी उनकी टेस्टिंग होती है, उनका इलाज तुरंत हो जाता है। और अगर वो ज़्यादा वेंटिलेटर अगर उनको ज़रूरी है तो हम वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध करके देते हैं। ये पूरे पैमाने पे अगर आप देखते हो तो इतनी बड़ी संख्या में आम आदमी आ रहे हैं कि उनको भी जानना चाहिए कि ये कोविड या कोरोना की लागन कैसे होती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अगर मरीज अस्पताल आ रहे हैं तो क्या अस्पताल प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है? हमारे पास CC1, CC2 ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहां पॉजिटिव पेशेंट और एसिम्प्टोमेटिक होता है, जिनको कुछ भी तकलीफ नहीं होती है लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और किसी को एंटीबायोटिक्स और HCQ की ज़रूरत होती है, उनको हम CC1 या CC2 फैसिलिटीज़ में भर्ती कर देते हैं। और बड़े पैमाने पे अभी हम 4 जगह कम से कम 2000 बेड अगले हफ्ते तक तैयार कर चुके होंगे। और इसी 2000 बेड्स पे ये जो CC1 फैसिलिटी है वहाँ एक्सटेंड कर देंगे। और यहीं पे हम लोग ICU फैसिलिटी भी तैयार करेंगे जहाँ थोड़े सीरियस पेशेंट भी एडमिट भर्ती कर सकेंगे। डॉक्टर हेमंत देशमुख की बात मैंने आपको इसलिए सुनवाई तो आपको अंदाजा लगे कि तैयारियां कितनी है, क्योंकि बहुत जगह से ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि इस मुंबई में कोरोना पेशेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हॉस्पिटल में बेड कम पड़ गए हैं। मैंने ये भी सुना कि अस्पतालों में 2 बेड के बीच एक तीसरा बेड लगाया जा रहा है। अब अगर ऐसा होगा तो इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाएगा। दावा यह भी किया गया कि नायर हॉस्पिटल में 336 से 800 बेड हो गए। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में 400 से बढ़ाकर 690 बेड कर दिए गए। यह भी कहा गया कि मुंबई के सरकारी हॉस्पिटल में कुल 250 वेंटिलेटर्स हैं, जो मरीजों की संख्या के हिसाब से कुछ भी नहीं है। सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल से भी 200 वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया है और फिर भी वेंटिलेटर्स की कमी है, इसलिए मरीज मर रहे हैं। इतनी सारी बातें, इतने सारे वेंटिलेटर्स की कमी, हॉस्पिटल की परेशानियां, बेड्स की कमी, इन सब के बारे में सुना तो चिंता हुई, लेकिन इसकी असलियत तो पता लगानी चाहिए। मैंने अपने संवाददाताओं से कहा, हॉस्पिटल्स में जाएं, उनके इंतजाम के बारे में जानकारी हासिल करें, डॉक्टर से बात करें, एक्सपर्ट से बात करें। लेकिन जो बताया वो राहत की खबर थी। एक्सपर्ट्स का कहना है, हॉस्पिटल मैनेज करने वालों का कहना है कि ये सारी की सारी बातें बेकार की है, गलत है, झूठ है। अगर इससे भी ज्यादा रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़े तो भी अगले 1 महीने तक मुंबई के सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए बेड कम नहीं होंगे, ऐसा इंतजाम किया गया है। वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। कोरोना के पेशेंट्स 200-400 में से सिर्फ 1-2% मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के मरीजों को सांस की दिक्कत आती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर के इंतजाम ज्यादा ताकत लगाकर किए जा रहे हैं। ज़्यादा जो लोग आते हैं वो स्लम के आते हैं जिनकी मौतें होती है, या जो ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आते हैं वो स्लम इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं? ऐसे तो नहीं है। जो भी जिनकी भी मौत हो रही है उनकी एज ग्रुप तो 25 के ऊपर है। काफ़ी लोगों को रिस्क फैक्टर होता है और काफ़ी लोग तो लेट स्टेज में आते हैं, घर में
2-2 दिन से बीमारी निकालते हैं, फिर बाद में कहीं जाके अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश करते हैं। और अगर टाइम पे इलाज करते हो या टाइम पे अस्पताल आते हो तो बचने की उम्मीद ज़्यादा होती है। क्या अस्पताल में वाकई में सुविधाओं की कमी है, वेंटिलेटर्स नहीं है, बेड्स नहीं हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह होती है जो इस तरह के वीडियो सामने आते हैं? अब अगर आप मनपा के अस्पताल देखोगे तो हमारे पास कम से कम 2000 बेड्स क्रिटिकल पेशेंट के लिए हो चुके हैं। वेंटिलेटर्स का अगर आप जानना चाहते हो तो वेंटिलेटर्स की काफ़ी पैमाने में ज़रूरी लगती है और वो रेडी भी हो चुके हैं। ऐसा एक भी पेशेंट नहीं जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है और हम दे नहीं पाए हैं। लेकिन चूंकि ये आपदा का समय है, शुरुआत से इतनी ज़्यादा तैयारी शायद ही किसी के पास हो, तो इसकी तैयारी शुरू से आप लोगों ने कर दी थी कि वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, वेंटिलेटर की शॉर्टेज हो सकती है, और अब धीरे धीरे आप लोग उन कमियों को या जो ज़रूरत थी उन ज़रूरतों को पूरा करने की तरफ अग्रसर हैं। वेंटिलेटर की तो हम लोग ने ज़रूरत पूरी कर दी है। अभी रही ऑक्सीजन की मात्रा, हर एक बेड जो पेशेंट को लगता है हर एक बेड पे ऑक्सीजन रेडी है, और हम आज के लिए नहीं, हम 10 दिन के बाद की सोच के हम लोग बेड की तैयारी कर देते हैं। मनपा की ऐसी आपातकालीन स्थिति है कि हम अगले 1 महीने के लिए तैयार हैं। मुंबई में धारावी कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट है। अब धारावी में अब तक कोरोना के 1000 से ज्यादा केसेस डिटेक्ट हुए हैं। यहां कोरोना से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इस इलाके के मरीजों का इलाज साइंस हॉस्पिटल में हो रहा है। अब साइंस हॉस्पिटल में इलाज कैसे हो रहा है ये जानने की जरूरत है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने जब जानने की कोशिश की, लेकिन कोविड हॉस्पिटल में रिपोर्टर नहीं जा सकते, इस पर पाबंदी है, तो एक और हमने तरीका निकाला। साइंस हॉस्पिटल के डीन ने इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए खास तौर पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया। अस्पताल में किस हालात में काम हो रहा है ये सब वीडियो मैसेज के जरिए बताया। साइंस हॉस्पिटल के डीन ने बताया कि धारावी के साथ भिवंडी, कुर्ला के मरीजों का इलाज भी साइंस हॉस्पिटल में हो रहा है, और डॉक्टर्स पर, मेडिकल स्टाफ पर, नर्सेस पर प्रेशर तो है, लेकिन हॉस्पिटल में न बेड्स की कमी है, न किसी तरह के इक्विपमेंट की कोई कमी है। कोरोना के इस पैंडेमिक के समय पे बहुत जोर से काम चालू है। इस काम में हमारे सब रेजिडेंट डॉक्टर्स, हमारे सब फैकल्टी, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, हमारी जो नर्सेस, जो बहुत कैडर की जो नर्सेस है, इंक्लूडिंग जो स्टूडेंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट नर्सेस है, सब मिलजुल के बहुत जोर से काम कर रहे हैं। इधर साइन हॉस्पिटल एक धारावी के बाजू में होने के कारण यहाँ के पेशेंट का जो लोड है वो बहुत ही ज़्यादा है। फिर भी हमारे सब डॉक्टर कर्मचारी, हमारे सब डॉक्टर्स, हमारे सब कर्मचारी, हमारे सब लेबर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस और सब मिलके बहुत जोर से काम कर रहे हैं और हमारे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर से जो कहा, जो टीन्स ने कहा, इसके बारे में मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, सरकार के अफसरों से बात की, मंत्रियों से बात की। सबने एक बात तो कंफर्म की कि सिस्टम तैयार है, कोई कमी नहीं है, डॉक्टर्स हैं, इक्विपमेंट है, बेड्स हैं, किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है फिर? मुश्किल ये है कि इतना सब खतरा बार बार बताने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समझने को तैयार नहीं है। जिन लोगों को परेशानी होती है वो डॉक्टर के पास देर से जाते हैं, और जिन लोगों को कोरोना के सिम्टम्स नहीं है वो ये समझते हैं कि उन्हें तो कुछ होगा नहीं। इस चक्कर में धारावी, गोवंडी, कुर्ला जैसे इलाके, यहाँ पर लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों लोग अपने घरों से रोज निकलते हैं। इन इलाकों में आम दिनों जैसी चहल पहल होती है, न कोई पुलिस की सुनता है, न कोई प्रशासन की सुनता है, और ये मुसीबत की जड़ है। इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। हमारे संवाददाता राजीव सिंह आज धारावी के एक हॉटस्पॉट में गए। ये इलाका 90 फीट रोड के नाम से जाना जाता है। राजीव ने देखा कि यहां एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर गैर जरूरी चीजों की दुकानें भी खुली हैं। बुजुर्गों को घर से निकलने के लिए मना किया गया, लेकिन वो भी बड़े आराम से खरीदारी के लिए सड़कों पर है। तो खतरा तो होगा। आप देखिए, धारावी 90 फीट रोड से जुड़ी हुई गली है। यहाँ पर गली में आपको हजारों लोग जो है वो
आते जाते दिखाई देंगे, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है जैसे किसी आम दिनों की तस्वीर होती है। और इस तरह की तस्वीर अगर आप इलाके में देखेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लॉकडाउन के समय जब पूरा इलाका जो है बंद किया गया है, लोगों को अपने घरों में रहने की बात कही जा रही है, उनको सुरक्षित रहने के लिए बार बार अपील किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसके बावजूद लोग कहीं ना कहीं अपने घरों से निकलकर इस तरह से गलियों में घूमते फिरते दिखाई देते हैं, भले उनके कुछ अपने निजी काम हो या फिर अनायास निकल रहे हैं, लेकिन इस तरह से घरों से बाहर निकलना, गलियों में घूमना, ये उनके लिए परेशानी भरा काम है और ये आने वाले दिनों में उनकी मुसीबत बढ़ा सकता है। आप सोचिए कि ये रेड जोन है मुंबई में और महाराष्ट्र में, जहां लोगों को रोकने की जरूरत है। अब रोकेगा कौन? रोकने के लिए पुलिस जाती है, और ऐसे लोगों को समझाने के चक्कर में महाराष्ट्र पुलिस के 1000 से ज्यादा जवान और अफसर कोरोना के शिकार हो चुके हैं। 9 जवानों की मौत हो चुकी है। कल ही मुंबई में कोरोना से एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत हुई। अब हालत यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से मुंबई में पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात करने की मांग की है। मुंबई में पुलिस के साथ अब पैरा मिलिट्री फोर्स की 25 टुकड़ियां मोर्चा संभालेगी। मुंबई पुलिस ने 22 स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स और 3 बटालियन RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स की मांग की है। पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान धारावी, माटुंगा, साहूनगर, गोवंदी, मानखुर्द, शिवाजी नगर, बैंगनवाड़ी, नागपाड़ा, भिंडी बाजार और इस तरह के रेड जोन्स के इलाकों में तैनात की जाएंगी। हमारे संवाददाता ने जब धारावी के लोगों को बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय होगी, तो लोगों ने कहा यह तो पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते या कोई कायदे कानून को नहीं मानता। पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई जा रही है तो वो आना ही चाहिए ना, उन लोग आएंगे तो लोग सुनेंगे। पुलिस को कोई लोग सुनता ही नहीं है, लोग पुलिस की कोई सुनता नहीं। आपको क्या लगता है? अभी आपके सामने देख रहे हो आप, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टोटल फेलियर दिख रही है आपको। यहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज के नाम पे कपड़े की दुकान खुली है, मेकअप की दुकान खुली है, चप्पलों की दुकान खुली है। एसेंशियल सर्विसेज की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है। यहाँ पे अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स डालोगे तो ही इफेक्टिव रहेगा। अगर आप दूसरे राज्यों में देखो, अगर गुजरात में आप अहमदाबाद सिटी में देख रहे हो, सिर्फ दूध की दुकानें सुबह 6 से 8 बजे तक खुली है। एसेंशियल सर्विसेज के नाम पे तो यहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। टोटल गवर्नमेंट फेलियर है। स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे लोकल पुलिस स्टेशन है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। इस पे कानून बनाया गया है तो कोई पालन नहीं करता इसका, लेकिन फिर भी ये देखो आपको देख रहा है, कुछ पुलिस वाले कुछ कोई दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहे। इसके लिए पब्लिक फायदा उठा रही है, खुलेआम घूम रही है। धारावी जो रेड जोन के ऊपर है, तो उसमें जो पब्लिक है लॉकडाउन का कोई पालन भी नहीं कर रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे CRPF सरकार ने कहा है मिलिट्री या आर्मी तो नहीं बुला रहे, पैरा मिलिट्री फोर्स जरूर बुला रहे हैं। हाँ, तो जरूरी है। बॉम्बे के लिए तो खास जरूरी है अभी, क्योंकि बढ़ते रहा है। खाली धारावी के अंदर 88 खाली कल का न्यूज़ आया था इंडिया न्यूज़ आपके अंदर ही, कि 88 तो खाली धारावी में कल बढ़ गए। मुंबई से राजीव सिंह हमारे साथ में है। राजीव, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है। मुंबई के हॉस्पिटल में इंतजाम भी हैं, डॉक्टर्स भी तैयार हैं, पुलिस भी कोशिश कर रही है, लेकिन आपने तस्वीरें दिखाई। क्या वजह है कि लोग आज भी इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहे? रजत जी, उसकी सबसे मुख्य वजह है कि मुंबई में 60% से ज्यादा स्लम इलाके हैं। पूर्वी मुंबई हो, पश्चिमी मुंबई हो, मध्य मुंबई हो या दक्षिण मुंबई हो, मुंबई के चारों हिस्से में 60% से ज़्यादा स्लम इलाके हैं और लगभग 60 से 70% आबादी जो है वो स्लम इलाकों में रहती है। स्लम इलाके भी उस तरह के इलाके जो बेहद कंजस्टेड हैं, यानी कि बेहद संकरी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, 10 बाई 10 या फिर 10 बाई 20 के कमरे होते हैं। एक एक कमरे में 8 से 10 लोग रहते हैं, खास तौर पर वो जो मजदूर तबके के होते हैं। अगर लॉकडाउन हो गया है तो लोगों को राशन सामग्री पहुंचाने की बात प्रशासन द्वारा कही जा रही है, कुछ हद तक पहुंचाई भी जा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत और कागजी कार्रवाई में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। हमें ऐसे बहुत सारे लोग रोज़ाना मिलते हैं अपने काम के दौरान जो ये कहते हैं कि उनके पास तक राशन सामग्री नहीं मिली, वो राशन खरीदने या फिर कुछ और चीज़ों की खरीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो लोगों की तकलीफ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से भीड़ एक समूह का हिस्सा लेकर बाहर आती है वो बेहद चौंकाने वाली होती है। जिस तरह की तस्वीर आज धारावी में दिखी वो वाकई में बेहद चौंकाने वाली थी।
खुद महाराष्ट्र सरकार हो या महानगर पालिका हो, इनका जो ऑर्डर है उसके मुताबिक सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के शॉप्स ही खोले जाएंगे। बावजूद इसके तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि वहां पर चाहे जूते चप्पल की दुकानें हो, कॉस्मेटिक के शॉप हो या फिर बैग के शॉप हो, इसके अलावा कपड़े की दुकानें तक खुली हुई थी। इसको देखकर बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि मुंबई जैसे इलाके में और धारावी जैसा इलाका, जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, जहां रोजाना मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कोरोना पॉजिटिव केसेस 1000 के ऊपर जा चुके हैं, ऐसे इलाके में जहां प्रशासन के 2500 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हो, 2 पुलिस थाने जो है सिर्फ धारावी के अंतर्गत आते हैं, उसके बावजूद अगर यहां पर इतने बड़े पैमाने पर लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन का फेल्योर है और इसीलिए अब पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाने की बात कही जा रही है। जी राजीव, मुझे लगता है कि आपकी बात सुनकर लोग समझेंगे, इस खतरे को और पहचानेंगे, सावधान होंगे। ज़रूरत इसी बात के लोगों को समझाने की ज़रूरत है, और तो किया भी क्या जा सकता है। और मेरी आपको एक सलाह है, आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उत्साह से काम कर रहे हैं, लेकिन अपना ख्याल रखें। कोरोना का खतरा आपके लिए भी उतना ही है जितना किसी दूसरों के लिए, तो प्लीज़ अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। आप एक बड़े खतरनाक जोन में काम कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। ये बात सही है कि मुंबई का कैरेक्टर ऐसा है, जगह जगह स्लम्स हैं, और वहाँ लोगों को समझाना बताना आसान काम नहीं है। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे समझाएंगे? एक 8 बाई 10 के कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, कहीं पर 12-15 लोग रहते हैं। ये सब लोग एक ही तरह एक टॉयलेट्स को इस्तेमाल करते हैं, लाइन लगानी पड़ती है, कोई घरों में टॉयलेट्स नहीं है, बाहर निकलना ही पड़ता है सामान खरीदने के लिए, और कमरों में बंद कब तक लोग रहेंगे? इसलिए खतरा बहुत बढ़ गया है। और ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर पुलिस इंतजाम नहीं कर सकती तो पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर देना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स भी आएगी, लेकिन वो भी समझा सकती है, डरा सकती है, सख्ती कर सकती है, लेकिन जो मुंबई की मजबूरियां हैं उसका तो कोई इलाज नहीं है। और ये जो मजबूरी का वायरस है, ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़राब है। अब लोगों को हर बात के लिए पुलिस के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। भीड़ लगाएंगे और पूछेंगे पुलिस कहाँ थी, सरकार ने क्यों नहीं रोका, प्रशासन ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि इंतज़ाम तो किए हैं, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, बेड्स, वेंटिलेटर्स, हमने कितना डिटेल में देखा। लेकिन इन सब की ज़रूरत ना पड़े तो अच्छा है। इन सब की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप कोरोना को अपने घर लेकर जाएंगे। तो कोशिश तो ये करिए कि घरों में रहिए, संभल कर रहिए, जो मजबूरियां हैं उनके साथ ही रहिए। कोरोना के केसेस मामले में दिल्ली भी मुंबई के रास्ते पर चल रहा है धीरे धीरे। सब कुछ इंतजाम तो किए गए हैं, इसके बाद भी दिल्ली में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। कुछ दिन पहले तक दिल्ली में एक दिन में 2 या 3 लोगों की कोरोना से मौत की खबर आती थी। ऐसा भी हुआ जब 3 दिन तक दिल्ली में कोरोना से एक भी निधन नहीं हुआ, एक भी मौत नहीं हुई। लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। उसके एक दिन पहले 13 लोगों की जान चली गई थी। दिल्ली में कोरोना के करीब 8,500 केसेस डिटेक्ट हुए हैं और अब तक 115 लोगों की मौत हुई है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में LNJP, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, RML, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग, एम्स और सर गंगाराम समेत 12 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। LNJP में 598 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, इनमें से 2 वेंटिलेटर पर हैं, जबकि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी, RML, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जैसे हॉस्पिटल्स में अभी कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। ये सुखद बात है। सफदरजंग, एम्स और कोविड पेशेंट का इलाज करने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ 17 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, यानी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गंभीर हैं। दिल्ली में 5,300 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, उनमें से सिर्फ 21 लोग वेंटिलेटर पर रखे गए हैं। अब सवाल है कि पिछले कुछ दिन में मरीजों की मौत का नंबर क्यों बढ़ा? तो दिल्ली सरकार के मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि दिल्ली में जिन 115 लोगों की कोरोना से मौत हुई, उनमें से 59 ऐसे लोग थे जो 60 साल से ऊपर थे, और इनमें भी 56 लोगों को दूसरी गंभीर बीमारियां थी। इस तरह 50 से 59 साल के बीच की उम्र वाले जिन 34 लोगों की जान गई, इनमें भी 27 लोग ऐसे थे जिन्हें लंग्स की, हार्ट की, किडनी की कोई गंभीर बीमारी थी या वो कैंसर के पेशेंट थे। मेडिकल एक्सपर्ट दिल्ली में कोरोना के
उन लोगों के बारे में बताते हैं जो कोरोना के शिकार हुए, जिनका इम्यून सिस्टम पहले से कमजोर था और उनके शरीर को कैंसर या दूसरी बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। मुंबई और दिल्ली के बाद अहमदाबाद कोरोना का तीसरा बड़ा हॉटस्पॉट है। पूरे गुजरात में इस वक्त कोरोना के 9,000 से ज्यादा केसेस हैं, लेकिन इनमें से करीब 7,000 से ज्यादा केसेस अकेले अहमदाबाद में। यानी गुजरात के 72% केसेस सिर्फ अहमदाबाद। परेशान करने वाली बात है कि अहमदाबाद में डेथ रेट बहुत ज्यादा है। पूरे गुजरात में 566 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, इनमें से 466 केसेस सिर्फ अहमदाबाद के हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलिया को अहमदाबाद भेजा था। उनके साथ एक टीम थी डॉक्टर्स की, उन्होंने जायजा लिया और जो तैयारियां की गई थी उसको रिव्यू किया। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर हमेशा जान लगाकर इन चीजों पर नजर रखे हुए हैं। आज उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में इलाज के लिए प्रोटोकॉल वही अपनाया जा रहा है जो दिल्ली के एम्स में अपनाया जा रहा है। आज निर्णय ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट से बात की। उनसे पूछा कि आखिर अहमदाबाद में कोरोना के पेशेंट्स का डेथ रेट बढ़ा क्यों? अस्पताल के इंतजाम कम तो नहीं है। निर्णय हॉस्पिटल के अंदर तो नहीं जा सकते थे, नियम है, कानून है, पाबंदियां हैं। इसलिए डॉक्टर राकेश जोशी ने हॉस्पिटल के कोविड वार्ड के अंदर से ही इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद के हॉस्पिटल में 1200 बेड है, इनमें 764 मरीज भर्ती हैं, करीब 450 बेड अभी खाली हैं। जो मरीज एडमिट हैं उनमें से 434 कंप्लीटली स्टेबल हैं, जबकि 252 ऑक्सीजन पर हैं। सिर्फ 26 लोगों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टर जोशी ने मरीजों की मौत की वही वजह बताई जो मुंबई के डॉक्टर ने बताई थी। मरीज काफी देर से हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनमें पहले से दूसरी बीमारियां होती हैं, उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। अभी मैं 1200 बेडेड कोविड हॉस्पिटल के आईसीयू में खड़ा हूँ और आप यहाँ देख सकते हो कि ये आईसीयू बेड्स है जिसके साथ वेंटिलेटर्स और जो जरूरी साधन सामग्री जैसे कि मल्टीपैरा मॉनिटर्स एंड सिरिंज पंप लगे हुए हैं। ऐसे आईसीयू बेड्स हमारे पास 217 है इस हॉस्पिटल में। उसके साथ जरूरी सारी दवाइयाँ पूर्ति मात्रा में भी अवेलेबल है। आप देखें तो सारे हेल्थ केयर वर्कर के लिए अच्छी क्वालिटी की पीपी किट N95 मास्क राउंड द क्लॉक अवेलेबल है और जो भी दवाइयाँ जब भी चाहिए वो हम उसको अवेलेबल करा सकते हैं। हम ऐसा देखा जाए तो सारे डॉक्टर्स, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल डॉक्टर्स एंड उसका सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ एंड सर्वेंट रात दिन मेहनत करते हैं ये पेशेंट को बचाने के लिए। लेकिन कुछ किस्सों में जैसे पेशेंट काफ़ी उम्रवान हो, 60 से ज़्यादा हो, या पेशेंट शायद बहुत लेट आया हो, या उसको कोई अन्य बीमारी हो जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या फिर उसको किडनी का कोई इश्यू हो, तो ऐसे पेशेंटों को हम सारी मेहनत करने के बावजूद भी बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से हमारा जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं और पेशेंट अच्छे हो रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। ऐसा देखा जाए तो हमारी जो प्रिपरेशन है, हम अभी भी किसी भी टाइम पर अगर कोई इमरजेंसी आन पड़े, कुछ ज़्यादा पेशेंट आए तो उसको हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं। अहमदाबाद से निर्णय कपूर हमारे साथ हैं। इंडिया टीवी के बहुत अनुभवी रिपोर्टर्स में से हैं निर्णय कपूर। निर्णय, डॉक्टर राकेश जोशी की बात मैंने सुनी, उन से आपने रिकॉर्ड करवाया, सारा वीडियो, बात समझ में आती है। लेकिन सारे देश के मन में एक सवाल है, अहमदाबाद तो पढ़े लिखे लोगों का शहर है, अहमदाबाद तो ऐसा शहर है जो मॉडर्न सिटी है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स की कमी नहीं, मेडिकल अवेयरनेस की कमी नहीं, डॉक्टर्स की कमी नहीं, इसके बाद भी इतने ज्यादा केसेस क्यों? और फिर दूसरा सवाल, इतने ज्यादा केसेस में इतने ज्यादा लोगों की मौत क्यों? देखिए रजत जी, एक टिपिकल सिचुएशन से गुजर रहा है इस वक्त अहमदाबाद। मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद का जो मध्य जोन का इलाका है, जो दक्षिण जोन का इलाका है, और उससे सटे हुए पूर्वी और उत्तर जोन के जो इलाके हैं, ये एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है। इसके अलावा जो चॉल्स का पूरा एरिया है, काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। सोशल डिस्टेंसिंग चाहते हुए भी लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते। हालांकि काफ़ी कोशिशें प्रशासन की तरफ से लगातार की
की जा रही हैं। इन सभी एरियाज़ को कंटेनमेंट जोन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है लॉकडाउन का यहाँ पे। इनफैक्ट अहमदाबाद में कई दूसरे मेजर्स भी लिए गए हैं। पिछले एक हफ्ते से अहमदाबाद में तमाम जो सब्जी की दुकानें हैं या फिर राशन वगैरह की दुकानें भी बंद करवा दी गई हैं, जो अब कल से शुरू होंगी, और उसके लिए भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की गई हैं। लेकिन जो ये एरियाज़ हैं ये एक तरह से शहर का 25% इलाका कवर करते हैं रजत जी, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं शहर के 80% केसेस जो हैं ये सिर्फ इन्हीं इलाकों से आ रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा कारण और सबसे चौंकाने वाला कारण जो सामने आ रहा है डेथ्स का, इन एरियाज़ में रिपोर्टिंग भी अब लेट हो रही है। कई जगहों पे हमने डॉक्टर से बात की जो ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहते हैं, लेकिन वो साफ बता रहे हैं, कॉरपोरेशन के अधिकारी बता रहे हैं कि केसेस के जो रिपोर्टिंग है वो काफ़ी लेट हो रही है। लोग बहुत लास्ट स्टेज पर जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं तब आकर के बताते हैं, और उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है ऐसे केसेस में काफ़ी देरी हो चुकी होती है। और आप देखिए ज़्यादातर ये केसेस जो हैं ये कोमॉर्बिड केसेस हैं। गुजरात के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अहमदाबाद के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें करीब 80 से 82% केसेस ऐसे हैं जो कोमॉर्बिड कंडीशंस में पेशेंट्स की डेथ हुई है, जैसे कि उनकी उम्र ज़्यादा है या फिर उन्हें दूसरी जो क्रिटिकल इलनेसेस हैं। और इसमें जो एडिशन हो जाता है वो ये है कि बहुत ही हाई रिस्क पेशेंट बन जाते हैं जब इनको काफ़ी लेट हॉस्पिटल लेके आया जाता है। ऐसे क्रिटिकल स्टेज में जब पेशेंट्स पहुँचते हैं तब आप देखिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद इन्हें बचा पाना एक तरह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी, जो लगे हुए हैं लगातार अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं है कि बेड्स की कमी हो गई है। आज जो एक्टिव केसेस हैं अहमदाबाद में करीब 4198, उसके मुकाबले करीब 6500 से ज़्यादा बेड्स आज भी अहमदाबाद में अवेलेबल हैं। इसके अलावा और 3000 कोविड केयर की फैसिलिटी बेड्स की क्रिएट की जा रही है शहर में। तो सुविधाओं की कमी नहीं है। जो एक सबसे बड़ा इशू सामने आ रहा है वो है लेट रिपोर्टिंग का, और इससे निपटने के लिए लगातार अब एक अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है। कम्युनिटी लीडर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है इन इलाकों में, ताकि लोगों को मोटिवेट करके सामने लाया जा सके वो रिपोर्ट करें केसेस। क्योंकि शुरू में एक ऐसा फिनोमेना देखने में आया कि बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे, इस वजह से लोगों ने थोड़ा लाइटली भी लिया चीज़ों को। निर्णय उम्मीद तो ये करनी चाहिए और प्रार्थना ये करनी चाहिए कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं इनका इस्तेमाल होने की ज़रूरत ही ना पड़े। लोग समझ लें इस बात को, और जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं वो जल्दी ठीक होकर घर जाएं और अहमदाबाद जैसा शहर इस एपिडेमिक के इस कहर से बचे। कोशिश हो रही है अवेयरनेस क्रिएट करने की। आपने अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है अपना बहुत ध्यान रखें। मैं जानता हूं कि आप बहुत अनुभवी हैं, अलर्ट हैं, समझदारी से ध्यान रख रहे हैं, तो भी कहना तो बनता है। निर्णय अपना बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। अहमदाबाद के बाद एक और एपी सेंटर है चेन्नई। पूरे तमिलनाडु में कोरोना के 9,500 से ज़्यादा केसेस हैं। इनमें से 5,500 के करीब केसेस अकेले चेन्नई में हैं। अचानक चेन्नई का कोरोना ग्राफ तेजी से क्यों बढ़ा? वजह है, यहां एक सब्जी मंडी के अंदर से 2000 से ज्यादा केसेस डिटेक्ट हो गए। अच्छी बात है कि जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़े उसके हिसाब से डेथ का रेट नहीं बढ़ा। जैसा मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु में 9,500 केसेस हो चुके हैं, लेकिन बहुत सुकून की बात है कि मरने वालों की फिगर अब भी 70 से कम है। ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे संवाददाता टी राघवन ने जब चेन्नई के डॉक्टर से अचानक कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में अब तक 2,70,000 लोगों को कोरोना के लिए टेस्ट किया गया है, और दूसरे राज्यों के मुकाबले टेस्टिंग का ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। और चूंकि टेस्ट ज़्यादा हुए इससे लोग भी ज़्यादा सामने आ गए। जो एसिम्प्टोमेटिक थे, जिनमें कोरोना के सिम्टम्स नहीं थे, वो भी सामने आ गए। और रात की बात है कि चेन्नई में ज़्यादातर मरीजों की हालत स्टेबल है, और यहाँ भी जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 95% ऐसे मरीज थे जो दूसरी गंभीर बीमारियों के शिकार थे। इसी वजह से उनकी स्थिति बिगड़ी और डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। अब एक बात तो साफ है कि मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, इंदौर, भोपाल, ये वो शहर हैं जिनमें सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, इंतजामात हैं। एक्सपर्ट्स की बात सुनने के बाद में एक दो बातें साफ साफ समझ में आती हैं। पहली तो ये कि अगर खांसी, जुकाम, बुखार जैसा कोई भी लक्षण आता है तो उसे छुपाएं नहीं, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर की सलाह लें। भले हॉस्पिटल ना जाएं,
फोन पर डॉक्टर से बात करें और डॉक्टर कहे कि जांच कराइए तो फिर तुरंत कराएं, इसमें देरी न करें। डॉक्टर कहे कि आपको कुछ नहीं हुआ है तो आप घर बैठिए, कोई बात नहीं। दूसरी बात है, जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, इनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो ज्यादा सावधान रहें। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि जो बूढ़े लोग हैं और जो बच्चे हैं वो घरों में रहें, घरों से बाहर न निकलें। तीसरी बात, जो लोग बेकार में बिना किसी काम के घर से बाहर निकलते हैं, भीड़ लगाते हैं, बाजारों में घूमते हैं, उन्हें अपने अंदर का ये वायरस, ये घूमने फिरने का वायरस, इस लालच को मारना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि वो कोई इम्यून नहीं है, क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनमें से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं अब जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। कोरोना के फैसले का दूसरा बड़ा कारण, जो अब नया कारण बनता जा रहा है, वो है मजदूरों का माइग्रेशन। प्रवासी मजदूरों के साथ साथ कोरोना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, एक शहर से दूसरे स्टेट में, शहर में जा रहा है, एक सिटी से दूसरे सिटी में। अब जो मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं उन्हें तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन स्क्रीनिंग के अच्छे इंतजाम किए गए, क्योंकि ट्रेन से सैकड़ों मजदूर एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। 800 ट्रेनें चली हैं, 8 लाख से ज्यादा लोग जा चुके हैं और बसों में 2 लाख और। अगर इनमें से एक भी बीमार है, एक में भी कोरोना का इन्फेक्शन है, तो फिर सैकड़ों मजदूरों के इन्फेक्ट होने का खतरा रहता है। अगर ये मजदूर अपने गांव तक पहुंच गए तो इन्फेक्शन वहां ले जाएंगे। आज बिहार से जो तस्वीरें आई वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको इस खतरे का अंदाजा हो। ये खतरनाक खबर मैं दिखाऊं इससे पहले 20 सेकेंड का एक स्पॉन्सर्ड मैसेज। बिहार के खतरे की हम बात कर रहे थे। भागलपुर से जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली है। चंडीगढ़ से करीब 1100 मजदूरों को लेकर ट्रेन भागलपुर पहुंची। स्टेशन पर ही ट्रेन से आए मजदूरों की स्क्रीनिंग का इंतजाम था। डॉक्टर, एम्बुलेंस, पुलिस, सब कुछ मौजूद था। अचानक एक मजदूर प्लेटफॉर्म पर बेहोश होकर गिर गया। उसके हाथ में पानी की बोतल थी, टिकट था। जैसे मजदूर गिरा, वहां मौजूद मेडिकल टीम के मेंबर्स ने उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की। मजदूर को होश आया, काफी कोशिश के बाद उठा, लेकिन कदम लड़खड़ा गए। उसकी हालत ठीक नहीं थी, सहारे की जरूरत थी, लेकिन कोरोना के इन्फेक्शन का डर था, इसलिए लोग उसे इशारे से बता रहे थे कि किस तरफ जाना है। इस दौरान उसका टेम्परेचर लिया गया, 102 डिग्री था। स्टेशन के बाहर खड़ी एम्बुलेंस तक किसी तरह ये व्यक्ति पहुंचा। उसने अपना नाम अनिरुद्ध बताया, उम्र 50 साल थी, भागलपुर के पास के एक गांव का रहने वाला था। इस शख्स को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अब उसका कोरोना टेस्ट होगा, 3 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। इसके बाद पता चलेगा कि शख्स की मौत क्यों हुई। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि सिम्टम्स देखकर लगता है कि वो कोरोना का शिकार हुआ, और इसी शक ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि ट्रेन के जिस कोच में ये शख्स था, अब उस पूरे डिब्बे में सफर करने वाले पैसेंजर्स का पता लगाना पड़ेगा, उनको ढूंढना होगा, उनको क्वारंटीन करना होगा, उनका कोरोना टेस्ट करना होगा। और चंडीगढ़ में भी प्रशासन को उस जगह पूरी जांच करनी होगी जहां से ये मजदूर आया था, जिस इलाके में रहा था, किस किस से मिला था, सब कुछ पता लगाना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 970 हो गई है। इनमें से 352 लोग वो हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे हैं। 970 मरीजों में से 352 ऐसे हैं जो पिछले 10 दिन के दौरान बिहार पहुंचे थे। यानी बिहार के कुल कोरोना पेशेंट्स में से करीब 35% कोरोना पेशेंट वो हैं जो दूसरे राज्यों से स्पेशल ट्रेन के जरिए बिहार पहुंचे हैं। बिहार में ट्रेन से अब तक 2 लाख से ज्यादा मजदूर लौटे हैं। इनकी स्क्रीनिंग हुई है। इसके बाद ये 7.5 मजदूर, इन मजदूरों का कोरोना टेस्ट कराया गया है, और फिर इनमें से 352 पॉजिटिव निकले। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र का कहना है कि बिहार में कोरोना के वायरस को लेकर सबसे ज्यादा मजदूर दिल्ली से गए हैं, और दिल्ली से लौटे 114 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि गुजरात से वापस लौटे 97 मजदूर, महाराष्ट्र से आए 67 मजदूरों को कोरोना का इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है। आप समझ सकते हैं, यही वो राज्य जिनका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले हमने किया था, जहां खतरा सबसे ज्यादा है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली। पश्चिम बंगाल से 22 और हरियाणा से 17 माइग्रेंट्स जो बिहार पहुंचे वो पॉजिटिव मिले हैं।
मुश्किल है कि सरकार ने रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर तो स्क्रीनिंग के इंतजाम किए, लेकिन जो लोग पैदल चल रहे हैं, जो साइकिल से चल रहे हैं, जो ट्रकों में छुप कर आ रहे हैं, उनकी जांच कैसे होगी? उन्हें कौन रोकेगा? और यह हाल सिर्फ बिहार का नहीं, यूपी में भी प्रवासी मजदूर कोरोना वायरस को साथ लेकर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में अब तक कोरोना के 52 ऐसे मरीज मिले जो पिछले एक हफ्ते के दौरान दूसरे राज्यों से वापस आए। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने अपने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग के काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। दूसरे राज्यों से वापस आने वाले लोगों को सीधे उनके गांव या उनके घर नहीं भेजा जा रहा। क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, उनमें रहने का, खाने का इंतजाम किया गया है। 14 दिन के बाद ये लोग अपने घर जा सकेंगे। लेकिन मुश्किल है कि जो लोग ट्रेन से पहुंच रहे हैं, सड़क के रास्ते, हाईवे के जरिए पहुंच रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग तो हो रही है, लेकिन जो लोग छुपकर खेतों के रास्ते, नदी पार करके, जंगल से होकर, रेलवे लाइन पर चलकर अपने गांवों में पहुंच रहे हैं, उन्हें खोजकर क्वारंटीन करना तो लगभग असंभव है। जयपुर से हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि राजस्थान में भी यही हाल है। राजस्थान लौट रहे माइग्रेंट्स में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की है जो महाराष्ट्र और गुजरात से आ रहे हैं। ज्यादातर तो ट्रेन या बस के जरिए आए हैं, लेकिन जो लोग राजस्थान के उन इलाकों के रहने वाले हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर से लगे हैं, वो लोग पैदल या किसी और साधन से अपने गांव तक पहुंच गए हैं। इनकी जांच नहीं हुई है और अब पता चल रहा है कि इन प्रवासी मजदूरों में कई ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। राजस्थान में अब तक 174 प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इनमें से ज्यादातर राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों के हैं। जरा सोचिए, अनजाने में हुई प्रवासी मजदूरों की लापरवाही कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। पहले तो सरकार घर तक पहुंचाने का इंतजाम करे, इसके बाद अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकले तो फिर उसे ट्रेस किया जाए, फिर ट्रेन में उसके साथ आए लोगों को खोजा जाए, उनकी जांच हो। अभी तो सरकार जो फॉर्म भरवाती है, अब तक जो टिकट के लिए अपना फोन नंबर उसमें देना होता है, चूंकि कोरोना के केसेस सामने आए हैं, इसलिए अब रेलवे ने टिकट बुकिंग में नया कॉलम जोड़ दिया है। अब फोन नंबर के साथ साथ जिस शहर में आप जा रहे हो वहां का पूरा पता भी भरना होगा, जिससे अगर जरूरत पड़े तो इन्हें खोजा जा सके। लेकिन ये तो सच है कि प्रवासी मजदूरों से कोरोना फैलने का जो ट्रेंड है ये काफी खतरनाक है। चूंकि मजदूरों का काम धंधा बंद था, बहुत सारी दिक्कतें थी, इसलिए मजदूर घर वापस जाना चाहते थे। सरकार ने मजदूरों को वापस भेजने के इंतजाम किए, ट्रेन चलाई, बसें चलाई, लेकिन ऐसे मजदूरों की संख्या करोड़ों में है। इससे सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं और इसी वजह से परेशानियां और बढ़ गई। जिन मजदूरों को अब तक ट्रेन का टिकट नहीं मिला या जिनको ये बात समझ में नहीं आई, वो सड़क पर निकल गए, ट्रकों में भर भर कर सफर कर रहे हैं। और इस तरह के सबसे ज्यादा केसेस, इस तरह के सबसे ज्यादा दृश्य महाराष्ट्र में दिखते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस की संख्या मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा है और यहां प्रवासी मजदूर भी सबसे ज्यादा है। विडंबना देखिए, ये मजदूर जिस हाईवे से होकर अपने घर आ रहे हैं, आज मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टरों को वहां भेजा। जो तस्वीरें आई, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक के बाद। मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद आपको हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाऊंगा। ये महाराष्ट्र के प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें हैं। ये यूपी और बिहार लौट रहे हैं। मुंबई से यूपी और बिहार जाने के लिए जो हाईवे निकलता है, इस हाईवे पर ठाणे है और आगे चलकर कसारा घाट मिलता है। मुंबई से निकले हजारों प्रवासी मजदूर इसी रास्ते से होते हुए अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हाईवे की जो तस्वीरें हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने भेजी, उन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि मजदूरों ने कोरोना इन्फेक्शन के लिए कितना खतरा पैदा कर दिया है और अपने लिए खतरा पैदा कर लिया है। लेकिन मजदूर बेबस हैं, अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों के साथ तेज गर्मी में बस इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह घर पहुंच जाएं, घर जाने के लिए कोई जुगाड़ हो जाए। और महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा लगता है कि अब सबको खुला छोड़ दिया है और ये लोग सबसे ज्यादा एंटर कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एक बॉर्डर है बड़वानी। इसकी कल मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, आपको ध्यान होगा, एक शख्स बैल के साथ गाड़ी को खींच कर ले जा रहा था। कल मैंने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बात की, उन्होंने बताया कि वो शख्स अब अपने घर पहुंच गया है और ठीक से है, किसी तरह की कोई तकलीफ उसको नहीं हुई, उसको सहायता भी पहुंचाई गई है। लेकिन
उस कल जब आपने देखा था, आपने देखा होगा कि सड़क बिल्कुल खाली थी, उस पर यह बैलगाड़ी चली जा रही थी, 2-4 ट्रक आसपास गुजरते थे। लेकिन आज नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था। यहां मजदूरों को बॉर्डर पर रोक दिया गया, बसों का इंतजार करने मजदूरों का सभ्य जवाब दे गया, मजदूर भड़क गए और हंगामा दिखाई दिया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, सड़क जाम कर दी गई, काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। दरअसल पडवानी बॉर्डर पर घर जाने के लिए हजारों प्रवासी मजदूर खड़े हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बसों का इंतजाम किया है। सरकार को महाराष्ट्र से 8,000 माइग्रेंट्स के पहुंचने की जानकारी थी। शिवराज सिंह ने 8,000 मजदूरों के लिए 140 बसों का इंतजाम कर दिया था। लेकिन जो मजदूर बॉर्डर पर पहुंचे उनकी संख्या कई गुना थी। बसें कम पड़ गईं और मजदूर भड़क गए। फिर हंगामा हुआ। अब वाकई में संख्या इतनी बड़ी है, कितने मजदूर पहुंच जाएंगे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और महाराष्ट्र की सरकार ने तो खुली छूट दे दी है मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर जाने की। मध्य प्रदेश में मैंने रिपोर्ट देखी है जहां पर बताया गया कि जगह जगह मजदूरों के लिए खाने का, बैठने का, पानी का इंतजाम किया गया है। रात को रुकने का भी इंतजाम किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बसें भेजी गई हैं। लेकिन नंबर बहुत बड़ा है। अब तक 80 लाख मजदूर वापस घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को घर भेजा जा चुका है और लाखों मजदूर अभी भी आने को तैयार हैं। हजारों सड़कों पर भटक रहे हैं। लेकिन जब भी इस तरह की तस्वीरें आती हैं, उसकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, सच्चाई कुछ भी हो, चिंता तो होती है। कितने भी इंतजाम किए जाएं, लेकिन तकलीफ तो है। और इस तरह के वीडियो देखकर लगता है कि सरकार ने मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम करके, ट्रेनें चला के, बसें चलाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है। मजदूरों अगर वापस जाना चाहते हैं, इनके लिए इंतजाम तो करना ही चाहिए था और बेहतर इंतजाम करने की जरूरत है। आज भी जो लोग सड़क पर हैं, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके लिए बसें भेजी हैं, दूसरे राज्यों को भी इसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मजदूरों को कोरोना का खतरा पैदा न हो, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। मजदूर कोरोना के कैरियर न बने, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि राज्य सरकारें चाहती हैं मजदूर जहां हैं वहीं रहें, वहीं उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। अब कारखाने खुलने वाले हैं, फैक्ट्रियां खुलने वाली हैं, फिर से उनका काम शुरू होगा। लेकिन जब सड़क पर पैदल चलते मजदूरों की तस्वीरें दिखती हैं, जब बच्चे को ट्रॉली बैग पर लिटाकर सड़क पर चलने वाली मां की तस्वीर देखते हैं, सड़क पर बैठी मां को पानी में बिस्किट डुबोकर बच्चे को खिलाते हुए देखता हूं तो दिल तो भर आता है। तब लगता है कि मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम होना ही चाहिए। मुसीबत के मारे मजदूरों को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए सरकार ने इंतजाम करके ठीक किया। आज इस बात की बड़ी तसल्ली है कि नरेंद्र मोदी ने मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए राहत पैकेज का जो ऐलान किया है, उससे मजदूर भाइयों के, मजदूर बहनों के कष्ट काफी हद तक दूर होंगे। हो सकता है कि वो अब वापस घर लौटना भी ना चाहें। जब उन्हें लगे जहां हैं वहां 2 महीने तक उनको अनाज मिलेगा, जहां हैं वहां उनको बेहतर सैलरी मिलेगी, तो शायद वो वहीं रुक जाएं और कारखाने वापस शुरू हो, फैक्ट्रियां वापस शुरू हो, उनको पैसा मिले, उनकी जिंदगी सुधरे। यही कामना करनी चाहिए। एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। अच्छी तस्वीरें हैं। कोरोना के कहर से परेशान दिल्ली के लोगों को आज कुछ अच्छा देखने को मिला। दिल्ली में मौसम अचानक बदल गया। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले पड़े। ये दिल्ली के घंटाघर इलाके की तस्वीरें हैं। इतने ओले पड़े कि पूरी सड़क ढक गई। कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई। कुछ जगहों पर पेड़ उखड़ गए। जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आमतौर पर हिमाचल से आती हैं, जम्मू कश्मीर से आती हैं, उत्तराखंड से आती हैं। लेकिन दिल्ली की गलियों में ये नज़ारा बहुत दिन बाद देखने को मिला। और ये वो इलाका है जहां पर मैंने अपना बचपन गुजारा है। इस इलाके में इस तरह की बर्फ की चादर देखकर अच्छा लगा। आज भी हमारे देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। नंबर देखिए, 78,000 के पार हो गया। 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी।
मैं आपको पंकज भार्गव के पास लेकर चलता हूं, जो आपको उन बड़े हॉटस्पॉट्स के बारे में बताएंगे जहां खतरा सबसे ज्यादा है। हमारे रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन करके, डॉक्टर से बात करके, प्रशासन से बात करे, एक काफी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा खतरा कहां है, कितना है। पंकज भार्गव।